Hello everyone. Next topic is transformer on load. When the transformer is loaded, load current I2 flows in the secondary winding. Secondary MMF N2 I2 setups flux phi2 in the core, which opposes the flux phi already set up by the primary winding. देखो इसका वर्किंग समझिए क्या होता है. देखिए, सपोज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है. उस ट्रांसफॉर्मर पर हमने लोड कनेक्ट किया, तो लोड कनेक्ट करने का मतलब है उसका I2 0 नहीं होगा. I2 विल फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, अब हम प्राइमरी सेक्शन को देखते हैं. प्राइमरी साइड, तो हमने एक AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ और प्राइमरी वाइंडिंग MMF N1 I1 से एक फ्लक्स सेटअप हुआ, दैट इज फाई. ओके, अब फाई की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स लिंक होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, करंट फ्लो करेगा, तो एक N2 I2 MMF भी सेटअप होगा इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ड्यू टू द MMF N2 I2 एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो फ्लक्स फाई का अपोज करेगा. और फ्लक्स फाई क्या है? जो प्राइमरी वाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो फ्लक्स फाई MMF N2 I2 produces a flux in the opposite direction of the flux produced by the primary winding. तो इसके अपोजिशन से, दैट इज फाई2 के अपोजिशन से फाई माइनस फाई2 एक डिफरेंस क्रिएट होगा फ्लक्स में. ठीक है, तो यानी कोर में जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो कोर में फ्लक्स रिड्यूस होने से प्राइमरी वाइंडिंग के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें भी रिडक्शन होगा, उसमें भी कमी आएगी. तो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फ्लक्स इन द कोर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड. ये भी कम हो जाएगा, प्लस माइनस E1 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू द KVL V1 मस्ट बी इक्वल टू E1, और V1 तो 230 वोल्ट फिक्स्ड है, तो E1 में कुछ कमी आएगी. इस कमी को पूरा करने के लिए E1 अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर जाने के लिए एक एक्स्ट्रा करंट का डिमांड करेगा फ्रॉम द सप्लाई, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जो लेगा उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा MMF यहां पर बनेगा और उसकी वजह से एक काउंटर बैलेंस फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द एडिशनल करंट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग. तो ये φ1 इस φ2 को काउंटर बैलेंस करके कैंसिल आउट करेगा और कोर में जो भी फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. तो ये इसकी वर्किंग है ट्रांसफॉर्मर अंडर लोड. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल हाउ एवर एग्जिस्ट, resulting an additional current in the primary, say of magnitude I2 dash, the primary turns being N1. This additional MMF is N1 I2 dash and will produce flux φ1 in the opposite direction of φ2. क्लियर है? तो φ1 φ2 के अपोजिट होने से वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनका वैल्यू कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और जो कोर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी फाई. ओके, तो इन दिस मैनर I2 causes the primary to take more current I2 dash in addition to I0 such that. ठीक है, देखो I2 के फ्लो होने से प्राइमरी साइड एक एडिशनल करंट का डिमांड करेगा, एडिशनल करंट फ्लो होगा, दैट इज डिनोटेड बाय I2 dash. तो इन दिस मैनर I2 causes the primary to take more current, एडिशनल करंट I2 dash. ठीक है, इन एडिशन टू I0 पहले से है उसमें, तो I0 के एडिशन में एक और करंट का डिमांड करेगा, दैट इज I2 डैश, सच दैट, तो जो फ्लक्स होगा वो दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा. φ2 मस्ट बी इक्वल टू φ1, इक्वल एंड अपोजिट. तो φ2 को हम क्या लिख सकते हैं? MMF अपॉन रिलक्टेंस, N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस. ये कितना होगा? N1 I2 डैश, क्योंकि जो फ्लक्स φ1 है वो किसकी वजह से बन रहा है? सिर्फ I2 डैश की वजह से. तो N1 I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस से रिलक्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 I2 डैश इज इक्वल टू N2 I2, और यहाँ से I2 डैश हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू I2. ठीक है, इसको हम कहते हैं
कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमएमएफ। तो ये दोनों एमएमएफ इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। ओके, नाउ एनी चेंज in I2 causes a corresponding automatic change in the primary current so that core flux remains same। ठीक है, ये कह रहा है कि I2 में कोई भी चेंज जो होगा वो I2 डैश में कोरस्पॉन्डिंग चेंज आएगा। ठीक है, जो प्राइमरी में करंट आ रहा है एडिशनल करंट, उसमें भी कोरस्पॉन्डिंग चेंज होगा, दैट इज I2 डैश। तो यानी I2 के चेंज होने से I2 डैश भी चेंज होगा, और जो कोर में फ्लक्स है वो रिमेन्स, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि φ1 एंड φ2 एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। जो I2 डैश होता है उसको हम कहते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट I1, और जो I1 होता है वो दो I0 प्लस I2 डैश होता है, और I0 जो होता है Iµ प्लस IC होता है। ठीक है, इट इज द सीन दैट कोर फ्लक्स इज इन ट्रांसफॉर्मर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। ठीक है, आपने लोड करंट कुछ भी लेंगे, I2 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली I2 डैश चेंज होगा, बट कोर फ्लक्स विल रिमेन सेम। अब इसके फेजर डायग्राम का बात हम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड फेजर डायग्राम क्या होता है। ओके, देखिए, तो ये मेरा मेन फ्लक्स है, ये E1 E2 है। E2 को हमने V2 के बराबर मान लिया क्योंकि वाइंडिंग में कोई ड्रॉप्स नहीं है। ठीक है, E1 के अपोजिट माइनस E1 दैट विल बी इक्वल टू V1। Iµ IC इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, I0। ओके, अब हमें I2 डैश को देखना है किधर होगा। तो I2 डैश के लिए पहले हमें I2 को बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक I2 करंट अज्यूम किया फॉर लैगिंग लोड। I2 इसको V2 को लैग कर रहा है। ठीक है, तो I2 को N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MMF आ जाएगा, सेकेंडरी साइड का MMF N2 I2 दैट इज F2। इसके इक्वल एंड अपोजिट F1 होगा, इसको N1 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा I2 डैश। अब I0 और I2 डैश का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका I1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं। इस एंगल को हम बोलेंगे लोड पावर फैक्टर एंगल। लोड की साइड, जो लोड आपने कनेक्ट किया है उसका पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, और ये होता है इसके इक्वल एंड अपोजिट है ये, तो ये हो जाएगा φ2। V1 और I1 के बीच का जो एंगल होगा वो φ1 होगा, इसको हम बोलेंगे सप्लाई इनपुट पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो I2 डैश इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं F1 F2 बराबर है दोनों। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर फॉर इंडक्टिव लोड और लैगिंग लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड, और इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम the total primary current I1 is the phasor sum of I0 and I2 dash। ठीक है, हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। तो वेयर I0 इज इक्वल टू Iµ प्लस IC, where I0 is the no load current or exciting current, Iµ is the magnetizing